हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। हाल ही में मैंने ज़ोडिएक नाम की क्राइम थ्रिलर मूवी की थी जो लोगों को काफी पसंद आई है। तो ऐसे ही आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ। द रेमिनिसेंस 2021 में रिलीज हुई इस मूवी में ह्यू जैकमैन है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे पीजू सोनोवाल और रेड आई इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के काफी सारे शहर अब आधे पानी में डूब गए हैं। लेकिन लोगों को इसकी आदत हो गई है और वो अपनी जिंदगी काफी नॉर्मल तरीके से बिता रहे हैं। फिर हम कहानी के मेन किरदार निक और उसके असिस्टेंट वॉट्स को देखते हैं। निक एक हाईटेक लैब चलाता है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने अतीत के किसी भी याद में जाकर उन्हें वापस जी सकता है। इस मशीन को इसीलिए बनाया गया था ताकि पुलिस क्रिमिनल्स को सीधा इस मशीन में डालकर उनके क्राइम को मेमोरीज के थ्रू देख सके। लेकिन अब इसे आम इंसान भी यूज कर रहे हैं। अब निक का एक दोस्त उसके इस लैब में आता है जो एक सोल्जर है और इसे अपनी पुरानी मेमोरीज को एंजॉय करना है। अब निक उसे बेहोश करता है, जिसके बाद उसके सर पे एक डिवाइस लगाया जाता है और फिर उसे वाटर टैंक में डाल देते हैं। जिसके बाद निक सोल्जर के कॉन्शियसनेस को उसके उसी याद में भेज देता है जहाँ पे वो सोल्जर अपने डॉग के साथ शांति से रह रहा है और उसकी ये सारी यादें निक एक होलोग्राम की मदद से देख सकता है। ऐसे ही इसकी रोज की कस्टमर होती है एल्सा नाम की एक औरत जो इस मशीन के थ्रू हमेशा अपने एक्स लवर के साथ कुछ समय बिताया करती थी। अब ऐसे ही एक दिन मे नाम की एक औरत आती है जो अपने खोई हुई चाबियों को मेमोरीज में ढूंढने के लिए आई है। मे को देखते ही निक को वो पसंद आने लगती है। इसके बाद मे के मेमोरीज में जाकर निक देखता है कि उसने अपनी चाबियों को एक मेकअप टेबल के नीचे गिराया था। लेकिन निक यहीं पे रुकता नहीं है, वो आगे की मेमोरीज देखने लगता है। आगे हम देखते हैं वो एक क्लब आती है जहाँ पे वो स्टेज परफॉर्मर थी। स्टेज में जाने से पहले वो थोड़ा रोती है और आगे सॉन्ग परफॉर्म करने जाती है। मे की आवाज सुनकर निक पूरा मदहोश हो जाता है। खैर अब मेमोरी से बाहर आती है और मे वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी वॉट्स नोटिस करती है कि मे अपनी ईयररिंग यहीं पर भूल गई है। खैर हमें शहर के बारे में बताया जाता है। ये शहर है मायामी, जहाँ पे लोग रात में जीते हैं और सुबह गर्मी के कारण अपने घरों में ही रहते हैं और इसी के चलते शहर में काफी सारे क्राइम्स भी हुआ करते हैं। और हमें बताया जाता है कि इस शहर का एक हिस्सा अभी भी ड्राई लैंड है जहाँ पे जरा भी पानी नहीं है, लेकिन वो जमीन सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है। वही बीच में एक डैम है और इसके इस तरफ पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। अब एक दिन पुलिस वॉल्टर नाम के एक काफी अमीर बिजनेसमैन का केस लेकर निक के पास आता है जिसके ऊपर बिल्डिंग में आग लगाने का आरोप है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और निक बार बार मे के बारे में ही सोच रहा था और एक दिन वो उसी के क्लब में जाकर उससे मिलता है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वो मे को उसके घर तक छोड़ने का ऑफर करता है और दोनों भी उसके घर चले जाते हैं और यहीं पे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और देखते ही देखते इनका रिलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद निक देखता है अचानक से मे गायब हो जाती है, मानो वो कभी थी ही नहीं। इसकी वजह से निक काफी परेशान होने लगता है और शायद कोई क्लू मिल जाएगा, इसीलिए वो बार बार मे के साथ बिताए हुए उसी दिन को बार बार जीने लगता है। ऐसे ही काफी महीने चले जाते हैं जिसके चलते इनके बिजनेस पर भी काफी बुरा असर पड़ने लगता है, जिसके कारण अब उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स भी नहीं थे। साथ ही एल्सा ने भी उसके पास आना बंद कर दिया होता है। इसी के चलते निक अब हर रोज उसी जगह जाने लगता है जहाँ पे शायद उसे मे मिल सकती है। लेकिन इन जगहों से भी उसे मे के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए अब निक को ऐसा लगने लगता है कि शायद मे असल में नहीं थी। और एक दिन निक अपने पास्ट की एक मेमोरी में जाता है जहाँ पे वो और मे दोनों भी एक साथ पार्क में बैठे थे और तभी निक की नज़र मे के हाथ पर लगे हुए कुछ निशान पर जाती है और तभी मे कहती है कि मुझे हाई हील्स पहनकर काम करना पड़ता है और इसीलिए गिरने की वजह से ये चोट लगी है। लेकिन निक समझ पाता है कि वो झूठ कह रही है। एक दिन मैट नहीं रहती, तभी कोई लैब के दरवाजे को ठकठकाता है, इसीलिए उसे पुरानी मेमोरी से वापस आना पड़ता है। लेकिन जब निक बाहर चेक करने आता है तब वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे जमीन पर मे की ईयरिंग मिलती है जिसे देखकर निक सोचने लगता है कि दरवाजे पर शायद मे ही थी। मगर इससे पहले कि निक इन सब के बारे में सोच पाता कि तभी उसे और वॉट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ पे पुलिस उनकी मदद से
होल्स नाम के एक ड्रग डीलर के एक अतीत के मेमोरी में जाना चाहते हैं। वही होल्स जोई नाम के एक आदमी के लिए काम करता है। अब यहाँ पे निक होल्स को बेहोश करके उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लोग होलोग्राम के जरिए होल्स के 5 साल पुराने एक मेमोरी को देखने लगते हैं, जहाँ पे होल्स जोई के साथ एक क्लब में होता है। लेकिन तभी हम उसी क्लब में मे को देखते हैं, जो कि जोई के लिए गाना परफॉर्म कर रही होती है। अब पुलिस इस मेमोरी को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन निक नहीं रोकता और आगे कुछ देख पाते उसके पहले ही होल्स, जिसकी ये मेमोरी थी, उसके सर पे काफी प्रेशर आने लगता है और उसकी जान चली जाती है। इसके कारण पुलिस निक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वही दूसरी तरफ निक को पता चल गया था कि मे एक ड्रग डीलर यानी जोई की गर्लफ्रेंड है। अब उसे ढूंढने के लिए वो भी न्यू ऑरलैंड्स शहर में जाता है, जहाँ पे वो मेमोरी थी, और उसी क्लब में जाकर वो जोई से मिलता है। लेकिन जोई के लोगों को लगता है कि ये पुलिस का आदमी है, इसीलिए उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी निक जोई को बताता है वो यहाँ पर मे को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन जो काफी हंसता है और उसे कहता है कि कुछ समय पहले मे मुझे चूना लगाकर यहाँ से भाग गई है, जिसके बाद शायद उसने तुम्हें चूना लगाया है। इसके बाद वो उसे बहुत ही पीटने लगते हैं। लेकिन इसी समय पर वहाँ पे निक की असिस्टेंट आ जाती है उसका पीछा करते हुए। वो फाइटिंग में बहुत ही माहिर होती है और एक एक करके जोई और उसके लोगों को मार देती है और निक को वहां से बचाकर लेकर जाती है। अब यहाँ पे निक ये सोचकर काफी परेशान होने लगता है कि क्यों मे जोई के पास से भागने के बाद उसके पास आई थी। इसीलिए निक एक बार फिर से मशीन की मदद से अपने पास्ट मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन मे निक से अपने अतीत के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि मैं पहले लंदन में रहा करती थी, पर उस शहर में बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसके कारण मुझे बोट से मायामी आना पड़ा। लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह न होने के कारण मुझे उसी बोट पे रहना पड़ा। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे बोट से गिराने की कोशिश की थी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि किनारे के पास ही मुझे एक व्हाइट हाउस मिला, जहाँ पे मैं फिर रहने लगी थी। अब इसी से वो कुछ क्लू जोड़ने की कोशिश करता है और तभी निक को एक और मेमोरी याद आती है। दरअसल निक ने एक बार मे के लिए काफी रोमांटिक गाना गाया था, जो कि असल में निक के दादाजी ने कंपोज किया हुआ गाना था। और तभी वॉट से ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए उसे समझ आता है कि मे जिस दिन गायब हुई थी उसके एक दिन पहले वो लैब में आई थी वॉट से मिलने के लिए, और इसीलिए निक अब वॉट से उस दिन की पास्ट की मेमोरी देखने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं निक उस समय लैब में नहीं था। मे और वॉट्स दोनों भी लैब में बातें कर रहे थे। मे ने वॉट्स के लिए एक बियर की बोतल लाई थी, लेकिन तभी वॉट्स बताती है कि मैंने बियर पीना छोड़ दिया है क्योंकि उसे अपनी बेटी की परवरिश करनी थी। लेकिन किसी कारण से उसकी बेटी अब रिलेटिव के पास रहती है, इसके पास नहीं। लेकिन अपने बेटी के इन यादों के कारण वॉट्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। इसी दरम्यान एल्सा निक के तिजोरी में जाती है और एक पासवर्ड से उसे ओपन करती है। ये पासवर्ड निक ने गाया हुआ वही उसके दादाजी का गाना था, और उसमें से वो एल्सा की मेमोरीज के रिकॉर्डिंग को चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। यानी कि मे का एल्सा की ही फाइल्स चुराने का मकसद था। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद निक एल्सा से मिलने उसके घर जाता है, पर यहाँ उसके दोस्त से समझ आता है कि एल्सा का मर्डर हो चुका है, जिसके बाद एक लड़की आकर उसके बेटे को यहाँ से लेकर गई है। जो सुनकर निक समझ जाता है ये लड़की और कोई नहीं, पक्का मे ही होगी, और इसीलिए निक एक बार फिर से मे को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन एक दिन कोई अनजान आदमी आकर निक के ऊपर हमला करता है और उसे कहता है कि मे को ढूंढना बंद करो। जिसके बाद वो किसी आदमी को कॉल करके कहता है कि निक अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब निक को होश आता है, वो सीधा अपने लैब में आता है, जहाँ पे वो अपने पास्ट मेमोरीज में जाकर उसी आदमी का चेहरा देखता है जिसने अभी अभी उसके ऊपर हमला किया था। और तभी उसे पता चलता है कि ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि जो यानी उसी ड्रग डीलर के लिए काम करता है। और इसीलिए इस पुलिस के बारे में ढूंढने के लिए निक और वॉट्स दोनों स्टेशन आते हैं। लेकिन अभी रास्ते में कुछ लोग इन्हें प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो वॉल्टर होता है बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसके ऊपर बिल्डिंग में आग लगाने का आरोप था, वो अभी मर गया है और उसकी डैम के उस पार बहुत ही ज्यादा ड्राई लैंड होती है। और अब शहरवासी चाहते थे कि ये लैंड वो उन्हीं के हवाले कर दे ताकि लोग सुरक्षित रह सके, पर उल्टा वॉल्टर की सारी जमीन उसके पत्नी तामरा और उसके बेटे सेबेस्टियन को मिलती है। लेकिन इसी बीच में निक की नजर तामरा पर पड़ती है, जिसे देखकर
फिर निक को याद आता है कि एक बार ताम्रा उसके पास क्लाइंट बनकर आई थी। जिसके बाद निक लैब आकर ताम्रा और एल्सा के पास मेमोरीज को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वॉट्स आकर निक से कहती है जिसने तुम पे हमला किया उस पुलिस ऑफिसर का नाम बूथ है और वो वॉल्टर के लिए ही काम करता था। और तभी निक को कुछ क्लिक होता है कि ताम्रा के मेमोरी में वो जब भी वॉल्टर के साथ थी तब वॉल्टर उसे कुछ शब्द कहता था और ये सेम शब्द उसने एल्सा को भी कहे थे। यानी कि एल्सा अपने लवर की जिस मेमोरी को रोज रोज जीती थी वो लवर और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर ही था और उसी अफेयर से उसे एक बच्चा भी हुआ था। और इसलिए निक फिर ताम्रा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तब ताम्रा उसे कहती है कि मुझे पता है कि वॉल्टर का एल्सा के साथ अफेयर था और उनका एक बेटा भी था और इसीलिए वॉल्टर ये उन दोनों को मरवाना चाहता है ताकि उसे अपनी प्रॉपर्टी शेयर ना करना पड़े। लेकिन तभी वहाँ पे सेबास्टियन आता है यानी कि ताम्रा का बेटा और ये एल्सा की केस हैंडल कर रहा है। ये समझने के बाद वो निक को घर से निकाल देता है। अब निक मे के तलाश में एक फैक्ट्री आता है जहाँ पे अक्सर वो लोग आया करते थे जो शहर में नहीं रह सकते। लेकिन उसकी मुलाकात वहाँ पे बूथ से होती है जो निक से कहता है कि तुम कभी भी मे को नहीं ढूंढ पाओगे। ये कहकर बूथ फिर खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है पर निक उसका पीछा करते हुए पानी से भरे एक म्यूजिक रूम के अंदर आ पहुँचता है। जिसके बाद दोनों में एक फाइट होती है। लेकिन अभी बूथ का पैर एक पियानो में अटक जाता है और वो पियानो पूरा फ्लोर तोड़कर पानी में गिरने लगता है यानी कि वो समुद्र में सिंक होने लगता है। लेकिन ये देख निक पानी में कूदकर बूथ को बचा लेता है। लेकिन दोनों की वापस से फाइट होती है जिसमें बूथ उसे मारने लगता है। निक डूबने ही वाला था कि तभी उसे मे के विजन आने लगते हैं और वो समुद्र से बाहर आता है। इसके बाद निक बूथ को बेहोश करके लैब लेकर आता है जहाँ पे वो उसे मशीन में डाल देता है और इसी तरह निक बूथ के पास मेमोरीज में देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे बूथ और मे की मुलाकात हुई थी। जिसके बाद बूथ मे को एल्सा की मेमोरीज की रिकॉर्डिंग चुराने का काम देता है और इसीलिए मे जाकर पहले निक के दोस्त से मिलती है जो कि आर्मी में सोल्जर था। निक की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिसके बाद मे आकर निक से प्यार का नाटक करती है और उनके बीच में रिलेशन शुरू होता है। लेकिन कुछ समय में ही मे को निक सच में पसंद आने लगता है और इसीलिए मे बूथ का काम करना छोड़ देती है और इसी के चलते बूथ मे को मारा करता था और इसी चोट के निशान को हमने उसके हाथ पर देखा था और इसीलिए ना चाहते हुए भी मे एल्सा की रिकॉर्डिंग चुरा लेती है और बूथ को दे देती है। और तभी मे को पता चलता है कि ये एल्सा और उसके बेटे को मारना चाहता है। लेकिन वो उसके बेटे को मारे उसके पहले ही मे उसे बचा लेती है और उसे एक सुरक्षित जगह छुपा देती है। जिसके बाद मे फिर निक से मिलने उसके लैब आती है ताकि उसे वो सारी सच्चाई बता दे। लेकिन तभी बूथ आकर जबरदस्ती मे को लेकर जाता है और इसी बीच में मे निक के लिए अपनी इयररिंग जमीन पर छोड़ देती है ताकि निक उसके लिए सर्च करे। फिर वो मे को इन्वेस्टिगेट करने लगता है उस बेटे के बारे में और तभी एक पहेली में वो व्हाइट हाउस के बारे में बताती है। लेकिन असल में ये मैसेज वो निक के लिए छोड़ रही थी क्योंकि उसे पता होता है निक ढूंढते हुए इस मेमोरी को देखेगा और निक को तुरंत ही समझ आता है। लेकिन यहाँ पे बूथ मे को बार बार परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था और इसी के चलते वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद निक को बूथ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो उसे सजा देने के लिए उसी की सबसे खराब मेमोरी में डाल देता है और उसकी मृत्यु होती है। निक तुरंत पुलिस को व्हाइट हाउस के बारे में बताता है जहाँ मैंने एल्सा के बेटे को रखा था। पुलिस उसे ढूंढ लेती है और इसी तरह उसे जस्टिस मिलता है। लेकिन निक को उसका प्यार यानी कि मे नहीं मिलती। इस सब में उसने मे को खो दिया था और इसीलिए वो अपने मशीन के जरिए हमेशा के लिए मे के साथ बिताए हुए पलों को वापस जीने लगता है। कहानी खत्म होती है। बाय बाय।